अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम 9th क्लास की पाक स्टडी का अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के बारे में। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करेंगे ताकि मेरी जैसे ही नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लियाकत अली खान बतौर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म। थोड़ा सा उनका पहले मुख्तसर तारुफ पहले सुन लेते हैं। लियाकत अली खान 1896 को मशरकी पंजाब जो पंजाब इस वक्त जो भारत में है, क्योंकि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, मगरबी पंजाब पाकिस्तान में है और मशरकी पंजाब भारत में है। तो जो मशरकी पंजाब एक कस्बे करनाल में आप 1896 को पैदा हुए। आपने अलीगढ़ कॉलेज से बीए पास किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने कानून की डिग्री हासिल की। उसके बाद आप 1923 में आपने मुस्लिम लीग में आप शामिल हो गए और 1936 में पाकिस्तान मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो उसमें मुकर्रर किए गए और कायदे आज़म के आखिरी वक्त तक उनके ये बहुत करीबी साथी बनकर रहे और 15 अगस्त 1947 को जो है आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर आपको नामजद किया गया और 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक जलसे आम से खिताब करने के लिए तशरीफ़ ले आए और दौरान खिताब अकबर नामी एक शख्स ने आपको गोली मारकर शहीद कर दिया गया और जिस वजह से उस कंपनी बाग का नाम जो है फिर लियाकत बाग रख दिया गया, जो आज भी लियाकत बाग के नाम से रावलपिंडी में मौजूद है। जब उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया तो पाकिस्तान जो है इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहा था। मुल्क के हालात इंतहाई, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान से अलग होना और फिर बेपनाह आमदाई मसाइल बढ़ चुके हैं कि महाजरीन की आबादकारी और इस तरह के दीगर जो मसाइल थे उसकी वजह से इनको शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कायदे आज़म ने आपको, क्योंकि लाखों की तादाद में जो है महाजरीन पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर मगरबी पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब में इसमें दाखिल हो रहे थे, तो इस चीज़ को देखते हुए कायदे आज़म ने जो है पंजाब महाजर कौंसल जो है एक कौंसल तश्कील दी, जिसका चेयरमैन जो है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान को जो है उसका चेयरमैन बनाया गया। तो उनके ऊपर ये एक और जिम्मेदारी भी जो उनके कांधों पर डाल दी गई कि वज़ीर आज़म के जो उनके मामलात थे और जो उनके ज़िम्मे काम थे, उसके अलावा उन्हें एक और एक्स्ट्रा काम दे दिया गया कि उन्हें पंजाब महाजर कौंसिल का चेयरमैन बना दिया गया कि आपने महाजरीन की जो है वो देखभाल करनी है और उनके मसाइल में कमी लाने की कोशिश करनी है। उधर जो मुसलमान यहाँ आ रहे थे पाकिस्तान में या जो वहाँ रह गए थे तो उनके ऊपर बड़ा कड़ा वक्त था और वहाँ पर हिंदुओं ने सिखों ने जो है वहाँ पर कत्ल गारत शुरू कर दी, मुसलमानों की बस्तियों को घरों को जला दिया। जो लोग यहाँ आना चाह रहे थे पाकिस्तान में उनके रास्ते मुश्किलात पैदा कर दी और इस तरह हिंदू मुस्लिम फसादात जो है वो शुरू हो गए। जो मुसलमान वहाँ रह गए थे या जो यहाँ आना चाह रहे थे उनके ऊपर शदीद जो है मुश्किलात थी, कत्ल गारत का सिलसिला जारी था, जिस पर आपने जो है भारत के वज़ीर आज़म पंडित नेहरू के साथ मिलकर सर्दी इलाकों का जो है दौरा किया और उससे अपील की भारत से कि आप जो है ये जो बेगुनाह मुसलमानों को बिला वजह कत्ल किए जा रहे हैं ये सिलसिला बंद करें, ये जो आपकी मकरू जो साजिश है इसको ख़त्म करें। फिर इंतज़ामी ढांचे की तश्कील। इंतज़ामी ढांचे के लिए पाकिस्तान में कोई भी सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई बुनियादी इदारा था,
نہ کوئی دفاتر تھے. تو اس لیے انتظامی ڈھانچے کے لیے آپ نے محمد علی، پچھلے ہم لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ چودھری محمد علی کو جو ہے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل دے دی گئی تھی، لیکن اس پر عمل کروانے کی ذمہ داری بھی لیاقت علی خان کی تھی. بے پناہ مسائل، ادھر سے مہاجرین آ رہے تھے، ان کے مسائل، پھر سرحدی تنازعات شروع ہو گئے کہ جو علاقے مسلم علاقے تھے جو پاکستان کو ملنے تھے وہ بھارت کو چلے گئے. کشمیر کا مسئلہ، پھر بجٹ تیار کرنا تھا، نیا ملک ہی بنا ہے پاکستان، اپنا بجٹ بھی تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ اور دیگر کئی مسائل تھے جس میں دفاع سب سے اہم تھا. ملک کا دفاعی نظام، فوج کو منظم کرنا ہے، ہیڈ کوارٹر بنانے ہیں اور ان کے تمام چیزوں کو. دیکھیں وزیر اعظم کا کام کیا ہوتا ہے کہ عملی طور پر انتظامات کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر اعظم کی. گورنر جنرل یا صدر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے قوانین بنانا اور ان قوانین پر جو ہے نگرانی کرنا کہ کون جو بندہ ہے وہ کس اپنے فرائض صحیح انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ان انتظامی امور کا جو سربراہ ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم نے دیکھنا ہوتا ہے بھی یہ منصوبہ جو شروع کیا ہے یہ مکمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ان تمام انتظامی معاملات کی نگرانی کرنا وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے. تو ان بے پناہ مسائل، بجٹ کی تیاری، دفاعی پاکستان کی دفاع کو مد رکھنا، کشمیر کا معاملہ، ہندو مسلم فسادات، سرحدی علاقوں کا مسئلہ، مہاجرین کا مسئلہ، تو ان سارے، ایک تو یہ مسائل، اوپر سے کیا ہوا کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. ادھر سے بھارت نے اپنی سازشیں تیز کر دی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حیدرآباد دکن جو کہ انہوں نے آزاد رہنے کا اعلان کیا تھا. تو قائد اعظم جب تک زندہ رہے تو بھارت کی ضرورت نہیں ہوئی. جیسے ہی قائد اعظم کی وفات ہوئی تو انہوں نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا اور پاکستان میں جو ہے ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی. لوگ بد دل ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب پاکستان کا کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان بنانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا جس نے یہ سارے معاملات پورے ٹھیک کرنے تھے. تو اس موقع پر لیاقت علی خان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے عوام کے حوصلوں کو بلند رکھا اور ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو بھی شخص دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ ملک پاکستان جو قائد اعظم فرما گئے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. تو اس لیے ہم نے اس پاکستان کو قائم رکھنا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے. تو آپ یہ قائد اعظم کی وفات کا دکھ اپنی جگہ، لیکن ہم نے پھر بھی پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے پاکستانی مصنوعات کا فروغ کے لیے عوام سے اپیل کی کہ ہم کیونکہ باہر سے زیادہ چیزیں ہم درآمد کریں گے، منگوائیں گے، امپورٹ کریں گے تو ہمارا اتنا ابھی خزانہ نہیں ہے. تو لوگوں کو کہا گیا کہ ایک تو اپنے چیزیں خود بنانے کی کوشش کریں اور دوسرا پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دیں اور اس کو بہتر بھی کریں بنانے میں اور اس کو ہی استعمال کریں تاکہ پاکستان اپنا زر مبادلہ بچا سکے. اس کے بعد ایک سب سے بڑا ان کا جو ایک اہم کارنامہ ہے لیاقت علی خان کا، وہ ہے قرارداد مقاصد، جو کہ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی جو ہے دستور ساز اسمبلی نے منظور کی. یہ ایک وہ اہم موڑ تھا پاکستان کی تاریخ کا کہ پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا. ہم نے پہلے بتایا ہے کہ 1935 کے آئین کو تھوڑا بہت تبدیل کر کے ہم نے عبوری آئین کے طور پر اختیار کر لیا تھا، ملک میں نافذ کر دیا تھا. لیکن پاکستان کا اپنا اسلامی آئین بنانے کے لیے جو قائد اعظم کی خواہش بھی تھی، تو اس کے لیے لیاقت علی خان نے بہت اہم کردار ادا کیا. بہت سی ایسی خفیہ طاقتیں تھیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک اسلامی قانون جو ہے، اسلامی آئین بنے. تو یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کر رہے تھے. لیکن لیاقت علی خان نے دیگر مسائل کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے اس مسئلے پر بھی بڑی توجہ دی اور بڑی لمبی تگ و دو کے بعد، کوشش کے بعد، بھاگ دوڑ کے بعد، یہ لیاقت علی خان کی ہی جو ہے یہ ساری جو محنت ہے کہ پاکستان نے 1949 کو ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین آئندہ بنے گا، نیا آئین جو پاکستان اپنا بنائے گا، وہ سارا کا سارا بالکل اس عین اسلام کے مطابق ہوگا. کوئی بھی چیز اسلام سے
متصادم टकराने वाली नहीं होगी, इस्लाम से उल्ट नहीं होगी, बल्कि हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक बनाई जाएगी। हमारे अगले लेक्चर करार मकासद के ऊपर वो हम डिटेल से बताएंगे कि इसके अंदर क्या था। फिर आपने 1950 में भारत का भी दौरा किया और उसके बाद 1950 में आपने अमेरिका का भी दौरा किया। ये पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन दौरा माना जाता है, क्योंकि इस दौरे की ख़ास बात यह है कि एक तो पाकिस्तान दुनिया में बड़े मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, सुपर मुल्कों में जो है मुतारिफ हुआ। दूसरा, लियाकत अली खान ने वहाँ जाकर जो है वहाँ की अमेरिका की आवाम को पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान के बारे में बताया कि हमने किस मुश्किल से गुजर कर मुल्क हासिल किया है, और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ की आवाम से इस बात की अपील की कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दें, ताकि पाकिस्तान भी एक बाइज़्ज़त मुल्क जो है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर अपनी दिफाई ज़रूरत के हसूल के लिए बात की अमेरिका के साथ कि पाकिस्तान जो है अपनी दिफाई ज़रूरत पूरी करने के लिए अमेरिका से मदद का जो ख्वाहिशमंद है, अमेरिका में इस मामले में हमारे साथ मामनत करे, हमारे साथ ताउन करे, ताकि हम पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना सकें, एक आज़ाद मजबूत मुल्क बना सकें। उसके बाद लियाकत अली खान ने खारजा पॉलिसी के अंदर इस्लामी ममालिक के साथ बड़े अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात बनाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान के उस वक्त तमाम जो इस्लामी ममालिक थे लियाकत अली खान के दौर हुकूमत में, उनसे उन्होंने पूरे ख़ास तौर अरब ममालिक से और हमारे जितने मुसलमान ममालिक हैं उनसे जो है खुशगवार ताल्लुक बनाने की कोशिश की। उनके दौर हुकूमत में शाह ईरान ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो इस दौरे ने पाकिस्तान को और ईरान को आपस में करीब होने का बड़ा अच्छा मौका दिया। इसके अलावा पाक भारत कशीदगी 1951 के दरमियान वस्त में तकरीबन जून जुलाई अगस्त के इन्हीं महीनों के अंदर जो है भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर फौज तैनात कर दी और एक कशीदा और इंतहाई परेशान कौन सूरत बन गई पाकिस्तान के लिए कि ऐसे लग रहा था कि अब हो सकता है कि वो इंडिया जो है पाकिस्तान पर हमला करे और पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। इस मौके पर उन्होंने एक तो इस नाजुक सूरत हाल को संभाला, दूसरी तरफ से अपनी आवाम को संभाला, उनको हौसला दिया कि आप अपने हौसले पस्त ना करें, और ये मुल्क जो है ला इलाहा के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, तो ये मुल्क हमेशा इंशाअल्लाह कायम रहेगा और आपको हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लियाकत अली खान की उस वक्त की इंतहाई जो है जहानत के साथ और मुकम्मल ईमानदारी से जो उन्होंने तगोदो की और ये मामला जो है टल गया। उसके बाद रावलपिंडी में आपको शहीद किया गया। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में रावलपिंडी के मकाम पर उस वक्त के एक कंपनी बाग में 16 अक्टूबर 1951 को आप एक जलसे आम से खिताब करने के लिए जब जैसे आए, और तो एक अकबर नामी शख्स ने आपको गोली मारकर जो है शहीद कर दिया गया। और उनकी खिदमात के एवज़ जो है, उनके जो इतने कारनामों के एवज़ उस कंपनी बाग का नाम जो है एक तो तब्दील करके लियाकत बाग रख दिया गया। और जब उनको शहीद किया गया तो उनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज क्या थे कि या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने मरते दम तक, जिनकी ज़ुबान पर एक ही सिर्फ उनका मिशन था कि हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इसके बाद कायद आज़म की वफ़ात के बाद जिस तरह उन्होंने कौम को संभाला और मुल्क के मामलात को आगे चलाया और करारदाद मकासद पास करवाई और बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए, जिस बिना पर इन्हें जो है कायद आज़म बड़ा लीडर, तो इस तरह इनको भी खिताब दिया गया कायद मिल्लत। मिल्लत मीनिंग मानी होता है कौम, और कायद मीन लीडर यानी कौम का लीडर। तो आपको आपकी खिदमात के एवज़ जो है उसके बदले में आपको कायद मिल्लत का जो है खिताब दिया गया। लियाकत अली खान को कायद आज़म के जो उनका जो मज़ार है कराची में, उसी अहाते में ही उनको दफन किया गया है। वहाँ पर उनकी ये आखिरी आरामगाह है। ये तो तारुफ था लियाकत अली खान का बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी क्या खिदमात और कारनामे थे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे करारदाद मकासद की।
किसी भी बात की कोई समझ ना आई होती स्टूडेंट को तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपकी मुकम्मल इसमें रहनुमाई की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।